हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं थिंक बियॉन्ड। आज का हमारा टॉपिक है रेसिस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी ने कभी ना कभी ऐसे सर्किट तो देखे होंगे, टीवी या फिर मोबाइल या एम्पलीफायर या फिर ऐसा ही कुछ दूसरे तरह का सर्किट आप जब देखे हैं तब उसमें इस तरह के कुछ पार्ट्स देखे होंगे। तो आज हम इन्हीं पार्ट्सों के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली ये क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने 2 जार लिया है जिसमें सेम अमाउंट का पानी है। तो पानी का लेवल दोनों जारों में सेम है। अभी अगर दोनों जारों को एक नल से कनेक्ट किया जाए तो फिर पानी फ्लो नहीं होगा। लेकिन दूसरा केस में आप देख सकते हैं, एक जार में ज़्यादा अमाउंट का पानी है और दूसरा जार में कम अमाउंट पानी है। अभी अगर आप इन दोनों जारों को नल से कनेक्ट करेंगे तो फिर आप देख पाएंगे कि ज़्यादा अमाउंट का पानी वाला जार से पानी कम अमाउंट का पानी वाला जार में जा रहा है। ठीक इसी तरह करंट भी हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। इसके लिए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बैटरी ड्रॉ किया है जिसका एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा साइड में नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को अगर नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक लोड लगा के कनेक्ट किया जाए तो फिर आप देखेंगे कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। अभी हम शुरू में बोले कि आज हम लोग रेसिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फिर रेसिस्टर क्या होता है? तो रेसिस्टर का डेफिनेशन जो है कि ये रेसिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इम्प्लीमेंट्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट। तो रेसिस्टर जो है इसको पैसिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये खुद से कोई सिग्नल तैयार नहीं करता है और ये खुद अकेले करंट चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए हम रेसिस्टर को पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। इस बारे में बाद में आपसे और भी बातें करेंगे। पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट किसको कहते हैं, इस बारे में दूसरे वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि रेसिस्टर जो है वो एक पैसिव कंपोनेंट है और ये किसी सर्किट में रह के इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे ये रेसिस्टेंस क्या होता है। तो ये रेसिस्टेंस जो है जॉर्ज साइमन ओम ने डिस्कवर किया है। इनके नाम के ऊपर ही रेसिस्टेंस का जो यूनिट है उसका नाम रखा गया ओहम, और उसका सिंबल ग्रीक अक्षर ओमेगा की तरह दिखता है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन ओम, रेसिस्टेंस इज एनीथिंग दैट विल रेसिस्ट अ करंट। अभी हम लोग देखेंगे कि ये करंट को कैसे रेसिस्ट करता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है। सोचिए कि एक वायर है जिसका नाम दिया मैंने ए और बी। अभी ए टर्मिनल में मैं 5 वोल्ट का एक वोल्टेज दे रहा हूँ और बी टर्मिनल को ग्राउंड यानी कि 0 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि ए का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है और बी का जो वोल्टेज है वो कम है। तो पहले जैसे मैंने बोला कि करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है, इसके लिए इस वायर में भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ एक आई करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। इस कंडक्टर यानी कि इस वायर का एक प्रॉपर्टी है कि उस करंट को जाने से रोकना, यानी कि करंट को रेसिस्ट करना। करंट जिस तरफ फ्लो हो रहा है उसका ठीक ऑपोजिट की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। तो उसको मैंने यहाँ पर नाम दिया है आर। अभी इसी फिनोमेनन को जॉर्ज साइमन ओहम ने डिस्कवर किया और उसका नाम दिया रेसिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओहम, ये जो रेसिस्टेंस है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ रेसिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज द रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है वो करंट के साथ इक्वली चेंज होता है, मतलब V वेरीज I। और अगर इस वेरीज साइन को हम लोग उठाना चाहे तो उसके लिए कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो उस कांस्टेंट के जगह पर हम लोग अगर R को यानी कि रेसिस्टेंस को बैठाते हैं तो इक्वेशन आएगा V इज इक्वल टू आई आर। ओहम्स लॉ यही स्टेट करता है कि V इज इक्वल टू आई आर।
तो जैसा कि उन्होंने कहा कि रेसिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहता है तो वोल्टेज और करंट इक्वली चेंज होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है, आप देख सकते हैं कंडक्टर में से जो कोई करंट फ्लो कर रहा है, तब देखिए जो वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट भी इंक्रीज कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मेनली दो कॉम्बिनेशन होता है, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस एक के बाद दूसरा कनेक्ट रहता है। तो अभी सोचिए 5 रेसिस्टेंस है और एक के बाद दूसरा कनेक्ट किया गया, तो वो रेसिस्टेंस मिलके जो स्पेस लेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अभी आपको स्पेस अगर कमाना होगा तो फिर वो 3-4 जो रेसिस्टेंस है उसको चेंज करके एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो 5 रेसिस्टेंस को चेंज करके आपको कौन सा रेसिस्टेंस लगाना है? उसके लिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यूज़ करेंगे उसका वैल्यू जो होगा वो कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी सोचिए कि दूसरा एक तरह का सर्किट है जिसमें क्या है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में तीनों रेसिस्टर कनेक्ट है। इसका मतलब कि तीनों रेसिस्टर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है। तो इस कॉम्बिनेशन जो है इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट जो होता है उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके निकाल सकते हैं इनका आंसर क्या है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें जो पहला एग्जाम्पल है उसमें पहला R इक्विवेलेंट को निकालने के लिए आपको ऐसे करना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसका ही नेक्स्ट पार्ट देखिए कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट वो निकालने के लिए बोला है। तो इसके लिए आप लोगों को यूज़ करना होगा I इज इक्वल टू V/R। अभी हम देखते हैं एक दूसरा कैटेगरी की तरफ। सोचिए ऐसा एक सर्किट है जैसा आपको दिख रहा है, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही है, सर्किट में दोनों ही प्रेजेंट है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। अभी इस तरह के सर्किट को अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टर से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। को अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना पड़े, पहले जो R2 R3 है उन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो वहाँ पर जो R23 जो होगा इसका मतलब वहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 12 ओम। अभी 12 ओम के साथ दूसरा R4 जो है 12 ओम वो भी पैरेलल में है। अभी 12 ओम के साथ और एक 12 ओम पैरेलल में होगा, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 6 ओम। अभी एक 6 ओम और R1 जो है वो भी 6 ओम है, तो 6 ओम के साथ 6 ओम सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। तो फिर ये जो सर्किट है उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 12 ओम। अभी हम बात करेंगे कलर कोड के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा रेजिस्टेंस सर्किट में प्रेजेंट होता है और रेजिस्टेंस का एक वैल्यू भी होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हज़ारों रेजिस्टेंस में से कौन सा रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू है? तो ये वैल्यू निकालने का बहुत ईजी तरीका है। यहाँ पर मैंने 2 बैंड का रजिस्टर लिया है, देखिए 4 बैंड का रजिस्टर्स और 5 बैंड का। वैल्यू निकालने से पहले मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो चार्ट आपको दिख रहा है, कलर दिया हुआ है और उसमें कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लैक से नंबर ऐसे चेंज होता है। ब्लैक होता है 0, उसके बाद ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। यहाँ पर 4 बैंड और 5 बैंड का रजिस्टर मैंने लिया है। वैसे प्रैक्टिकली 3 बैंड का भी रजिस्टर होता है और 6 बैंड का भी रजिस्टर होता है, लेकिन 3 बैंड और 6 बैंड का रजिस्टर को हम लोग ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग जनरली 4 बैंड और 5 बैंड का रजिस्टर को ही यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को 4 बैंड और 5 बैंड का रजिस्टर ही एग्जाम्पल में दिया हूँ। अभी आप 4 बैंड का रजिस्टर को तरफ पहले देखिए कि 4 कलर का लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से तरफ से काउंट करना होगा? तो मैं पहले बोल देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे रेजिस्टर दिखे जिसमें एक साइड में गोल्डन या फिर सिल्वर कलर का दाग है,
तो आपको उस साइड से काउंट नहीं करना है, आपको उसके दूसरे तरफ से काउंट करना है। तो फिर इस तरह के रेजिस्टेंस का अगर दूसरा तरफ से काउंट करेंगे तो पहले देखिए कि रेड है, अभी चार्ट के हिसाब से रेड का जो वैल्यू है वो है 2। उसके बाद है पर्पल यानी कि वायलेट कलर का दाग है, तो वायलेट कलर का दाग जो है उसका वैल्यू होता है 7। तो फिर हम लोग लिखेंगे 2 के बाद 7। और थर्ड जो दाग होता है दोस्तों, थर्ड जो दाग होता है उसका नंबर नहीं बैठता है। थर्ड जो दाग होता है उसका 10 टू द पावर में जो वैल्यू होता है वो पहले का 2 नंबर से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब पहले 27 था, अभी थर्ड जो दाग है वो है ब्राउन, इसका मतलब होता है उसका 1 वैल्यू है, तो 10 टू द पावर 1 उससे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 27 के साथ 10 टू द पावर 1 मतलब 10 मल्टीप्लाई होने से इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 270 ओहम। और इसका जो आखिर वाला दाग है वो है गोल्डन। तो गोल्डन कलर का दाग होने से ये जो होता है, ये दाग होता है टॉलरेंस के, वो जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना एक्यूरेट वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पर गोल्डन कलर का वो दाग है तो फिर इसका टॉलरेंस जो है वो है +-5। इसका मतलब वो जो रेसिस्टेंस है इसको अगर मल्टीमीटर से आप मेज़र करेंगे तो इसका वैल्यू 270 ओम से +-5% के अंदर आ जाएगा। अभी देखते हैं हमारे 5 बैंड का रजिस्टर की तरफ। अभी देखिए 5 बैंड का रजिस्टर में कोई गोल्डन या सिल्वर कलर का दाग नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस तरफ से काउंट करेंगे। तो इस तरह के रजिस्टर में देखिए एक तरफ एक बैंड है और बीच में थोड़ा गैप देके बाकी 4 बैंड है, तो इसका मतलब आपको देखना है कि कौन सा 4 बैंड एक साथ कम गैप पे है। तो जो बैंड कम गैप पे होगा और जिस साइड में होगा उसी साइड से आपको काउंट करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहला हम दाग जो है हम लोगों का वो है ब्राउन, तो ब्राउन का मतलब होता है 1, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद 2 ब्लैक है तो ब्लैक का वैल्यू होता है 0, तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 0। और उसके बाद फोर्थ वाला जो इसमें है इसका मतलब जो 4 दाग एक साथ है उसका लास्ट वाला जो दाग है वो है ऑरेंज, तो फिर ऑरेंज का वैल्यू होता है 3। तो दोस्तों मैंने जैसे बोला लास्ट वाला जो दाग होता है उसको हम लोग कभी नंबर नहीं लिखते हैं, वो जो कलर का होता है उस कलर में जो 10 टू द पावर वैल्यू रहता है वो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर होगा कि 100 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी कि 100 इंटू 1000, तो इसका मतलब हुआ 1 लाख ओहम। तो 1 लाख ओहम नहीं होता है दोस्तों, हर 1000 ओहम को हम लोग किलो ओम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर 100,000 ओम होता है, तो इसका मतलब हुआ 100 किलो ओम। अभी इसका आखिर वाला जो दाग है वो है ब्राउन, तो इसमें क्या है कि ये जो रजिस्टर है इसका जो टॉलरेंस है वो है +-1%। इसका मतलब है कि इसको अगर आप मल्टीमीटर से मेज़र करेंगे तो फिर इसका जो वैल्यू आएगा वो 100K से +-1% के अंदर में ही आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दिखाया है आप लोगों को, आपको कैलकुलेट करना है कि ये रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो रेसिस्टेंस है इसका एक तरफ गोल्डन कलर का दाग है, तो इसका मतलब इसका दूसरा तरफ से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट हो रहा है ब्राउन कलर से, तो यहाँ पर ब्राउन का मतलब होता है 1, तो 1 लिखिए। उसके बाद ब्लैक मतलब 0, तो फिर 0 लिखिए। और उसके बाद थर्ड जो दाग है वो है ग्रीन। तो जैसे कि मैंने बोला है कि जो लास्ट दाग होता है उसका वैल्यू नहीं बैठता है, उसका 10 टू द पावर वैल्यू जो होता है वही वैल्यू बैठता है। इसका मतलब 10 हुआ। उसके बाद ग्रीन का मतलब होता है 10 टू द पावर 5, तो हम 10 के साथ 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा अगर आप उसको किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आएगा 1000 किलो ओम। तो दोस्तों 1000 किलो ओम कभी नहीं होता है, क्योंकि हर 1000 को हम लोग जैसे कि बोले कि किलो ओम में कन्वर्ट करते हैं, और हर 1000 किलो ओम को हम लोग मेगा ओम में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर 1000 किलो ओम का मतलब हुआ 1 मेगा ओम। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है 1 मेगा ओम, और इसका जो टॉलरेंस है वो है +-5%। इसका मतलब है कि आप अगर इसको मेज़र करेंगे मल्टीमीटर से तो इसका वैल्यू 1000 मेगा ओम का +-5% के अंदर ही शो करेगा आपको। मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप का रजिस्टर को दिखाया है। बहुत सारा टाइप का रजिस्टर होता है दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं कि जी हाँ जैसा कैलकुलेशन में मैंने आपको दिखाया वैसा होता है। यहाँ पर बहुत सारा टाइप का रजिस्टर दिया हुआ है।
तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आप देखेंगे कि हम बाद में इन सारे रेसिस्टेंस को यूज़ करके कोई ना कोई वीडियो तो ज़रूर देंगे। तो ये सारे रेसिस्टेंस किसी न किसी तरह हमारे काम आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। तो बाद में आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स बहुत सारा जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे हम। तो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता दोस्तों, रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत कुछ इसका और भी बहुत सारा सर्किट्स होता है, बहुत नेटवर्क्स होता है, इसका बहुत सारा थ्योरी है और ये सब फार्मूलाज को और भी बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को यूज़ कर दिया जा सकता है। तो अगर आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको और भी बाद में बहुत सारा वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा, बहुत सारा प्रैक्टिकल सर्किट बना के हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपेसिटर के बारे में सिखाया जाएगा। तो बेसिकली कोई भी सर्किट तैयार करने से पहले मैं आप सभी लोगों को जो बेसिक मतलब रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल आइडिया देना चाहता हूँ। इससे आप लोगों का नॉलेज और भी क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सर्किट बनाने में बहुत आसानी होगी और सर्किट को आप अच्छे से समझ भी पाएंगे कि कौन सा पार्ट्स क्यों यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे हमारे हर अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।